मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 28 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 28 अक्टूबर से 11 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम है हिता अनंत, बेंगलुरु कर्नाटक से, और अंकित जौनपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को मैं आप सबको कुछ सूचनाएं देता हूं। आप में से जो पुराने श्रोता हैं वो तो डेफिनेटली इन सूचनाओं से बहुत अच्छे तरीके से परिचित ही हैं, लेकिन नए नए श्रोता लगातार जुड़ते रहते हैं, तो मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहूँगा कि मुझे हर शुक्रवार को ये सूचनाएं देनी पड़ती हैं। सूचना ये है फ्रेंड्स कि जो सैटरडे और संडे होता है इसमें डेली ऑडियो लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाता, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वो सैटरडे को आप सबको एज इट इज़ मिलती है। साथ ही साथ सैटरडे को कुछ और भी चीज़ें आपको दी जाती हैं, जैसे एक वीकली क्वेश्चन होता है मेन एग्जामिनेशन के पैटर्न पर, ताकि आप मेन एग्जामिनेशन के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकें। इस बार मुझे एक और सूचना देते हुए व्यक्तिगत रूप से कुछ अधिक ही खुशी हो रही है। आपने देखा है कि हम लोग इससे पहले पहले का मतलब कोरोना संकट से पहले योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स दिया करते थे, लेकिन चूंकि कोरोना संकट में पत्रिका छपनी बंद हो गई तो हम लोगों ने भी स्वाभाविक रूप से फिर मजबूर होकर के आर्टिकल देना बंद करना पड़ा। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब हम कुरुक्षेत्र और योजना के भी अब आपको आर्टिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा पैटर्न यही रहा है कि योजना के 2 आर्टिकल्स आपको दिए जाते हैं, जिनमें एक हिंदी का होता है और एक इंग्लिश का होता है। ठीक इसी तरह से कुरुक्षेत्र के भी 2 आर्टिकल्स आपको दिए जाते हैं, जिनमें एक हिंदी का होता है और एक इंग्लिश का होता है। दोस्तों, वैसे तो देखिए, एक महीने में हम एक पत्रिका के केवल 4 आर्टिकल्स आपको दे पाते हैं। पत्रिका में और भी आर्टिकल छपे हुए होते हैं, उनकी संख्या काफ़ी होती है, लेकिन ये जो 4 आर्टिकल्स होते हैं ये इनका चयन मैं इस आधार पर करता हूं कि ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि नहीं, अब चूंकि ये 4 मैंने छांट करके दे दिए हैं तो अब आपको पत्रिका में जो दूसरे आर्टिकल्स दिए गए हैं उन्हें पढ़ना ही नहीं है। आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार बाकायदे दूसरे आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। आप इसे प्रतिबंधित मत समझिएगा। तो दोस्तों, एक अच्छी खबर है, आप यूँ कह लीजिए कि योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल्स अब आपको फिर से पढ़ने को मिलेंगे। मित्रों, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे आरक्षण एवं सामाजिक परिवर्तन इस विषय पर कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर जो सीधे आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रश्नों से संबंधित नहीं है, लेकिन फिलहाल जो आप प्री एग्जामिनेशन होंगे नहीं होंगे इनके बारे में अगर सोच रहे होंगे तो शायद वह एक दिशा देने का काम कर सके। आज के अखबारों में आपने पढ़ा, न्यूज़ में भी ये विस्तार के साथ बताया गया था कि जो नीट और जो JEE के एग्ज़ाम हैं, नीट के आपके प्री एग्ज़ाम होने हैं और JEE के मेंस एग्जामिनेशन होने हैं, ये एग्ज़ाम अब होंगे। पहले ये चल रहा था ये होंगे नहीं होंगे। देखिए, इनमें भी बैठने वालों की संख्या, स्टूडेंट के बैठने वालों की संख्या काफ़ी होती है, बहुत संख्या होती है। बाकायदे न्यूज़ में बताया भी गया है, लाखों की संख्या। मतलब नीट में तो लगभग 10-15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। मेंस में जो JEE का है उसमें स्वाभाविक रूप से थोड़े कम हो जाते हैं। और ये जो एग्ज़ाम होने हैं ये यूं कह लीजिए मोटे तौर पर कि 15 सितंबर तक होने हैं, इसके आसपास हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं, और आप यूँ कह लीजिए कि जो डेट भी हो 15 सितंबर के आसपास है, और गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये एग्ज़ाम होंगे। जो प्री एग्ज़ाम है सिविल सर्विस के, वो आपके अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने, 4 अक्टूबर के, यानी कि ये जो एग्ज़ाम होंगे मोटे तौर पर मान लीजिए कि इसके 15 दिन बाद सिविल सर्विस के एग्ज़ाम होंगे। तो एक प्रकार से जो मैंने कहा कि ये दिशा देने का काम कर सकता है, चूंकि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम है और इसमें जो बैठने वाले स्टूडेंट हैं कंपैरेटिवली उनकी एज भी कम है। सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम देंगे उनकी तुलना में इनकी एज कम है। तो हम कह सकते हैं कि इससे इस बात का कहीं ना कहीं संकेत ले सकते हैं, आप यूं कह लीजिए कि हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी कुछ स्टूडेंट मुझे मेल लिख करके इसके बारे में पूछते रहते हैं, और कुछ तो रिक्वेस्ट करते हैं सर कि कितना अच्छा हो कि एग्जाम आगे बढ़ जाए। अब देखिए, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा अब ये तो सरकार के हाथ में, UPSC के हाथ में, उसके बारे में तो कोई कुछ भी नहीं कह सकता।
लेकिन यह है कि जो दूसरी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे सामने और जो दूसरे प्रमाण है उसके आधार पर हम एक अनुमान सा ही लगा सकते हैं। तो खासकर ये जो खबर है इसके आधार पर मैं ये अनुमान आप लोगों को बता रहा हूं। दोस्तों, न्यूज़ में जो बहुत इंपॉर्टेंट रही है, दूरदर्शन न्यूज़ पर भी आपने देखा होगा और इसमें भी आपने रेडियो न्यूज़ पर भी सुना होगा, वो रक्षा उत्पादन और भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर इस पर बहुत ज़्यादा भारत जोर दे रही है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीके से टॉपिक बनता चला जा रहा है। देखिए, जो डिफेंस का एरिया होता है, जो क्षेत्र होता है, वो तो बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। तो जब हम विदेशी निवेश को आप आकर्षित कर रहे हैं, उन्हें परमिशन दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि चूंकि ये बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र होता है, क्योंकि डिफेंस का मामला है, वहां जो कुछ भी बनाया जा रहा है, अगर हम उसमें विदेशी निवेश को आकर्षित कर लें, परमिशन दे दें, तो वो आएंगे, उनको हमारे डिफेंस की जानकारियां होंगी, तो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला हो जाता है। लेकिन भारत अब धीरे धीरे बहुत ओपन अप होता चला जा रहा है। आप देखिए कि लगभग 30 साल हो गए हैं आर्थिक उदारीकरण को शुरू किए हुए। तो भारत अपने आप में एक आत्मविश्वास से भरा हुआ राष्ट्र अब है और उसने बकायदे डिफेंस एरिया में भी एफडीआई की परमिशन दे दी है। कल न्यूज में आपने बकायदे सुना है इस बात को कि 74% हमने ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई की परमिशन दे दी है, यानी कि सहज प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक आप आइए और यहां उद्योग लगाए। 74% मतलब काफी अधिक होता है। निजी क्षेत्र को अलाउ कर ही दिया गया है कि निजी क्षेत्र डिफेंस के फील्ड में आए। आपने कुछ समय पहले न्यूज सुनी है कि 101 तरह की जो वस्तुएं होती हैं जो हम अभी तक आयात करते थे, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है कि नहीं, हम उनका आयात नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे? जी हाँ, हम उनका निर्माण करेंगे और यही आत्मनिर्भर भारत है। और बाकायदे सरकार ने ये पॉलिसी भी बनाई है कि हम ज़्यादातर जो वस्तुएं खरीदेंगे अपने रक्षा के लिए, अपने डिफेंस के लिए, तो हम अपने स्वदेशी वस्तुओं की ही खरीदी करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। तो इसके बारे में जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण खबर पढ़ने को मिलती है तो आपको उसे नोट कर लेना चाहिए। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। देखिए, मुख्य विषय को मैंने रखा है आरक्षण एवं सामाजिक परिवर्तन। ये सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी रही है और ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कब की है, थोड़ा सा इसे जान लीजिए, क्योंकि जो आरक्षण का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विस की दृष्टि से। देखिए, सीधे सीधे कहीं भी आपके सिलेबस में रिजर्वेशन का नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब हम सामाजिक समानता की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के तहत, राइट, जब हम अपने उद्देशिका की बात करते हैं और फिर सीधे सीधे हम और भी दूसरे जो हमारे इश्यूज होते हैं, जैसे वीकर सेक्शन, हम वीकर सेक्शन के उत्थान की बात करते हैं, या हम जब इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं, समावेशी समाज की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है कि इसके एक आधार के रूप में या एक साधन के रूप में हमारे पास जो बहुत बड़ा उपकरण है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, वह है रिजर्वेशन। तो इसीलिए भले ही पाठ्यक्रम में ये सीधे सीधे शब्द न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आप जानते हैं। अब आप देखिए कि जो रिजर्वेशन है, एक तो चलिए केंद्र सरकार रिजर्वेशन देती है, दूसरी राज्य सरकारें भी रिजर्वेशन देती हैं। तो अभी तक होता यह था कि राज्य सरकारें जो रिजर्वेशन देती थी, ठीक है, उन्होंने अपनी जातियों का निर्धारण कर लिया और वो रिजर्वेशन वो दे रही हैं, लेकिन जातियों के उपवर्गीकरण का अधिकार उनको नहीं था। उपवर्गीकरण वो नहीं कर सकती थी। उपवर्गीकरण करने का मतलब है कि उनमें से हो सकता है कि उन्हें अब लगता हो कि इन जातियों को अब आरक्षण नहीं देना चाहिए, या इन जातियों के बीच में इनको आरक्षण देना चाहिए। तो यह अधिकार उनके पास नहीं था, क्योंकि 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ही बैन लगा दिया था कि नहीं, उनको यह अधिकार नहीं होगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से सुनवाई कर रही है एक दूसरे जनहित याचिका के कारण, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि नहीं, चूंकि आरक्षण राज्य दे रहे हैं, तो राज्यों को यह अधिकार भी होना चाहिए कि उसके बारे में निर्णय ले सकें कि अब उनमें से किन जातियों को नहीं देना है, उन जातियों में से किस वर्ग को देना है, तो यह अधिकार भी उनके पास होना चाहिए। लेकिन अभी इस पर डिसीजन नहीं आया है, याद रखिए। लेकिन आपको लेटेस्ट जानकारी होनी चाहिए कि आरक्षण के किस मामले पर हमारा उच्चतम न्यायालय विचार कर रहा है। मित्रों, इसके लिए एक बड़ी बेंच बनाई जाएगी। कम से कम यह माना जा रहा है कि 7 सदस्यीय बेंच होगी और वह इस मामले पर विचार करने के बाद फिर अपना निर्णय देगी। तो ये आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए। देखिए, जो मैंने उपवर्गीकरण की बात कही, इसे आप इस रूप में दे सकते हैं जैसे बैकवर्ड क्लासेस,
अदर बैकवर्ड क्लासेस जो ओबीसी को आरक्षण मिला है, तो देखिए उसको बहुत ही व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई है। उसमें क्रीमी लेयर बना दिया गया है कि इतनी आय से नीचे वालों को ही इसमें आरक्षण मिलेगा, तो बहुत ही व्यावहारिक है। जबकि आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में इस व्यावहारिकता को नहीं पाते हैं। चूंकि इस व्यावहारिकता को हम नहीं पाते हैं, इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बहुत ही अच्छी टिप्पणी की है, लेटेस्ट टिप्पणी की है, जो मैंने अपने मुख्य विषय के तहत रखा है। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों पर विचार किए बिना ही अगर हम यह सोचते हैं कि हमारे समाज में जो परिवर्तन किए जाने का जो हमने एक संवैधानिक लक्ष्य रखा है, संवैधानिक लक्ष्य हमारा क्या है? संवैधानिक लक्ष्य है कि एक समान अधिकार, समान समाज की स्थापना करना है ना। हमारे समाज में सभी लोग समान हों। आर्थिक रूप से समान नहीं हो सकते, आप योग्यता के आधार पर आप नहीं कह सकते कि सभी समान ही होंगे, लेकिन बाकी जो बातें हैं वो समान समाज की स्थापना करना, ये हमारा संवैधानिक लक्ष्य है। तो यहां जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि समाज तो लगातार परिवर्तित हो रहा है। जब इसकी व्यवस्था की गई थी 1960 के आसपास, उस समय का भारतीय समाज बिल्कुल अलग था। उसके अनुसार रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी गई, और आप कह लीजिए कि 60 साल के बाद, अब वैसी ही 60-70 साल के बाद सामाजिक स्थितियां नहीं है। आप देखिए कि सामाजिक परिवर्तन का जो सबसे बड़ा आधार जो रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है वो क्या है। सीधी सी बात है, इसको आप इस रूप में समझने की कोशिश कीजिए। रिजर्वेशन क्यों किया गया, किन के लिए किया गया? इसके लिए कोई आर्थिक मापदंड नहीं है। मापदंड क्या है? जाति। यानी कि जो भारतीय समाज रहा है वो जाति पर विभाजित समाज रहा है। तो उसमें कुछ जातियां लगातार ऐतिहासिक दौर में उपेक्षित रहीं, उन्हें ऊपर आने का मौका नहीं मिला। ठीक है, यहां तक बात ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से हमारे समाज में जो परिवर्तन का दौर चला, कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए, कुछ रिजर्वेशन के कारण हुआ, कुछ जो इंडस्ट्री जब डेवलप होती है, हमारे जो रोजगार के साधन बदले, नगरीयकरण हुआ, तो आप देखिए कि जो जातिवाद की जकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ी है। अब जातिवाद उतना कड़ा कानून नहीं रह गया, सामाजिक कानून, मतलब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी कानून तो है ही नहीं, सरकारी कानून तो इसके विरोध में है। लेकिन जो सामाजिक जकड़न है जाति को लेकर के उतनी ज्यादा नहीं रह गई। शहरों में तो, बड़े बड़े शहरों में तो बिल्कुल ही नहीं रह गई है। जो छोटे लेवल के शहर हैं वहां कुछ बाकी है, गांव में ज्यादा बाकी है। ये सब चीजें हैं, हम ये नहीं कह सकते कि खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा सामाजिक परिवर्तन हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब जो आपके अंदर सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, आप उनके अनुसार अब आरक्षण पर विचार कीजिए कि अब इसका स्वरूप क्या होना चाहिए। लेकिन भारत में दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि जो आरक्षण है अब एक प्रकार का राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसीलिए कोई भी इसे छेड़ने की कोशिश नहीं करता, छूने की कोशिश नहीं करता। और आप देखिए कि जब भी थोड़ी सी छूने की कोशिश होती है तो किस तरीके से विवाद उठ खड़े होते हैं, आंदोलन होने लगते हैं। और ये परिणाम आप देखिए कि किस तरह से दूसरी जातियों की भी अब ये कोशिशें हैं कि उन्हें आरक्षण में शामिल कर लिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों ये जो टिप्पणी की है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और मुझे लगता है कि इस पर विचार करके आप सबको अपने अपने स्तर पर छोटे छोटे नोट्स बना लेने चाहिए, या कम से कम पॉइंट्स तो नोट ही कर लेने चाहिए। और हो सकता है कि इस टिप्पणी को लेकर के आगे लेख आए। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से एक मित्र हैं सपना पांडे, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। तो दोस्तों 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें, मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। नमस्कार।